नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं आपको, एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा बहुजन मीडिया जगत के अंदर। हमारे बीच में है द न्यूज बीट के संपादक एडिटर सुमित चौहान जी। हम बात करेंगे इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंचवर्षीय जो मेला लग रहा है और पंचवर्षीय जो बिगुल बच चुका है, कुछ ही दिनों के अंदर एक दूसरे की किस्मत डब्बे में बंद हो जाएगी, उसी को लेके, क्योंकि सुमित जी जो हैं पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हम भी भ्रमण कर रहे हैं। तो सुमित चौहान जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, और आपके सभी दर्शकों को जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, और एक तरफ कहा जाता है कि वे जो, मैं सीधी सीधी बात करूं कि जो नेता हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, अभी मैं करीब 20-22 जिले घुमा हूँ यूपी के। पूर्वांचल की यात्रा हमने की, जिसमें आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और बनारस, गोरखपुर, वहाँ सब हम घूम के आए हैं। और फिर पश्चिमी यूपी और औरैया सब काफ़ी हम लोग मतलब करीब 22 जिले घूम चुके हैं अभी। हमारा जो मोटा मोटा विश्लेषण है वो ये है कि भाई बीजेपी को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में, और योगी आदित्यनाथ के 5 साल का कामकाज क्योंकि यूपी की जनता देख चुकी है, और जो भी सपने दिखाए थे कि भाई अच्छे दिन आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की सब भलाई होगी और अच्छा कमाएंगे खाएंगे, और फिर उसके बाद कोविड संकट में जो परेशानी लोगों को हुई, तो लोगों के जहन में है वो, दिमाग में, जिस तरह से यूपी में देखा कि भाई लाशें तैर रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों की नौकरियां चली गई, आमदनी एकदम घट गई है, कुछ लोगों को अपने घर परिवार बेचने पड़े हैं अपने रिश्तेदारों का इलाज कराने के लिए। तो वो गुस्सा है लोगों में, और इस बार मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन सर, जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो दावे कर रहे हैं कि जो पहले से ज्यादा सीट लेके आएंगे। अगर हम सीधी सीधी बात करें, अमित शाह की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, देखिए, कोई भी पार्टी ये तो नहीं कहेगी कि हम हार रहे हैं जी। वो हारने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो तो जीतने के लिए लड़ते हैं। और यूपी में अगर राम मंदिर बनाकर भी ये लोग हार जाते हैं तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी पूरे देश में। फिर किस चीज की राजनीति करेंगे? और ये माना जा रहा है कि भाई 22 में योगी नहीं तो फिर 24 में मोदी भी नहीं, तो उनका तो जाहिर सी बात है वो दावा करेंगे कि हम जीतने वाले हैं। लेकिन जो समस्याएं मैंने आपको बताई वो एक फैक्टर है चुनाव में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे पूर्वांचल और जो पश्चिमी यूपी के जो समीकरण हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ हैं। जैसे पश्चिमी यूपी में आप देखेंगे तो करीब करीब 130 से ज्यादा सीटें हैं, और पिछली बार 110 सीटें इन्होंने जीती थी। लेकिन इस बार वहां पर जो किसान आंदोलन हुआ है उसकी वजह से जाट बहुत ज्यादा गुस्से में है। हमने किसान आंदोलन की भी रिपोर्टिंग की, और पश्चिमी यूपी में भी हम लोग घूमे, तो वहाँ लोगों से जब बात करते हैं तो वो गुस्सा है, क्योंकि 1-1.5 साल जो किसानों ने तकलीफें सही हैं, बारिश में, ठंड में, गर्मी में वो लोग वहाँ पर रहे हैं, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। और फिर जो जाट किसान है वो राकेश टिकैत के जो आंसू थे उसको भी याद करते हैं कि उनका अपमान हुआ है। तो जो जाति का कनेक्शन है, जाट जाति का, वो भी किसान नेता के तौर पर राकेश टिकैत के साथ में, तो पश्चिम यूपी में नाराजगी है। दूसरा, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में आप देखेंगे तो जो जातियां हैं, जो गैर यादव जातियां हैं, खासकर जैसे मौर्य, शाक्य, निषाद, राजभर, बिंद, ये जो जातियां हैं, इनके नेता जो हैं केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन लोगों को बीजेपी ने 2017 के चुनाव में एक तरीके से सीएम पद का दावेदार बता के वोट लिए कि इनको हम सीएम बनाएंगे। लेकिन फिर उल्टा हुआ, योगी आदित्यनाथ तो उस समय पर घोषित भी नहीं थे कि ये उम्मीदवार हैं, बाद में उनको लाया गया, और उनका जो है सांसदी थी, वो तो लोकसभा के सांसद थे, उसके बाद उनको सीएम बना दिया गया। तो लोगों के साथ धोखा हुआ। पूर्वांचल में जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोगों ने ये बात कही कि हमारी जाति को जो है सम्मान नहीं मिला। राजभर, तो ओपी राजभर जो पहले ही वो गठबंधन छोड़ चुके थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कैबिनेट से, और अभी आप देखेंगे तो तमाम लोग जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी में वो लोग गए हैं। तो वो अपमान वहां से भी लोगों ने महसूस किया, और चूंकि अब इन जातियों के नेता भी जो हैं वो बीजेपी छोड़ चुके हैं, तो पूर्वांचल में इसका भी असर होगा और बीजेपी के खिलाफ वो लोग वोट करेंगे। सुनील जी, जिस तरीके आपने जो केशव प्रसाद मौर्य की बात करी और एक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करी, जब ये बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे, ये दूसरे नंबर के नेता कहलाते थे। ये बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जो ये बीजेपी में चले गए, क्या लगता नहीं कि इनकी महत्वाकांक्षा थी कि परिवार बाद आ गया कि भाई मुझे भी टिकट दो, मेरे लड़कियों को भी टिकट दो, मेरी घरवाली को भी टिकट दो, तो अब जो है ये सपा में भी जा रहे हैं, क्या
इनसे कोई जो वोटों में फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर आप ये देखें कि जो नेता हैं, जी। मतलब जो बहुजन राजनीति को करने वाले खासकर जो नेता हैं, तो एक तो इसके 2-3 कारण हैं। मतलब ये इतना आसान नहीं है। मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि क्या जो बहुजन समाज की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, क्या वहाँ पर जो दूसरे नेता हैं बहुजन समाज के, क्या उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है क्या? उनको क्या बहुत ज़्यादा उस तरह की उनकी अवगत होती है? वहां से नाराजगी होती है। दूसरी चीज की महत्वाकांक्षाएं होती हैं आदमी की। हर कोई आदमी बड़ा बनना चाहता है जी। उसको लगता है कि मैं अपने करियर में सीएम भी बन जाऊं, पीएम भी बन जाऊं, मंत्री भी बन जाऊं। वो तमाम तरीके की पर्सनल जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी रही हैं। और लोगों ने बसपा को छोड़ा, समाजवादी पार्टी को भी छोड़ा, और फिर जो है ना बीजेपी में आप देखेंगे तो बीजेपी ने जो खासकर गैर यादव और गैर जाटव जो जाति के नेता थे उनको भर भर के सम्मान दिया है। उनको मतलब अगर ये सीएम पद वाला हम हटा दें कि सीएम नहीं बनाया, वो एक बड़ा धोखा किया उन्होंने। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो उनकी पार्टी के जो यूपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे वो केशव प्रसाद मौर्य थे जी। तो उनको सम्मान के तौर पे आप देखेंगे अभी योगी कैबिनेट ने जो है 27 ओबीसी को मंत्री बना दिया। योगी मोदी खुद कहते हैं मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। तो उन्होंने उसको भुनाया और फिर उसके वोट लिए और फिर सरकार बनाई। 14 में भी बनाई, 19 में भी बनाई और 17 में भी बनाई। लेकिन अभी उन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। 5 साल वो रहे पार्टी में, मंत्री पद का लाभ लिया, फायदा उठाया और अब वो चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई वो अच्छी पार्टी नहीं है। लेकिन वो सुमित जी बात तो वही आ रही है ना कि भाई अब अपने आप को बैकवर्ड का रोना रो रहे हैं कि भाई हम बैकवर्ड से हैं, हम मतलब इस कास्ट से हैं। लेकिन सर जब चुनाव घोषणा, जब चुनाव से पहले अगर एक पार्टी छोड़ते तो लगता था कि भाई ये एक समाज के लोग हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक श्रम मंत्री थे और जो कुछ राज्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन उनको जब समाज नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी भी स्टेज पर, चाहे वो श्रम मंत्रालय की बात करें, नौकरी पैसे वालों की बात कर लें या अन्य जो आंदोलन में, उन्होंने कभी भी पब्लिक की बात नहीं कही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 कारण हैं। या तो जब आप 5 साल सरकार बना चुके हैं जी, उस स्थिति में हो कि आपके समर्थन लेने से सरकार गिर जाएगी और फिर चुनाव होगा, तो आप इस्तीफा ले लें, आप समर्थन वापस ले लें, सरकार गिर जाएगी और फिर आप चुनाव होंगे तो आप अपनी शक्ति के साथ जा सकते हैं अपने लोगों का नाम लेके। लेकिन जब आपको मालूम है कि आपके जाने ना जाने से सरकार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सरकार वैसे ही बनी रहेगी, तो या तो ओपी राजभर की तरह सरकार से वो चले गए, सरकार गिरी नहीं, योगी तो 5 साल पूरे किए, उस समय छोड़ दीजिए, वो फैसला ले लीजिए अगर आपको समाज के हित में उस तरह से सोचना है तो। या फिर आप 5 साल सरकार जब बनी हुई है, चल रही है, तो उसके लाभ जो फायदे हैं वो फायदे उठाइए। और मुझे लगता है नेताओं ने दूसरा वाला विकल्प चुना कि उस सत्ता का जो है वो लाभ भी उठाया जाए। और चूंकि उनके जाने से सरकार को कोई नुकसान होने वाला भी नहीं था, तो ये एक तरीके का स्मार्ट मूव है जिसको कहते हैं ना कि चतुराई। जैसे आप देखेंगे तो हम जो राजनीति के जो लोगों की बात करते हैं कि जो घाघ राजनीति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो चतुराई से काम करते हैं कि जब सरकार चुनाव में आएगी तो छोड़ देंगे, कहां से टिकट मिलेगा उसके साथ चले जाएंगे। तो इन्होंने भी स्मार्टली काम किया है। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इन्होंने स्मार्टली काम किया, 5 साल बीजेपी के अंदर रह के तमाम लाभ भी उठा लिए और अब उनको जो है धक्का भी दे दिया। तो स्मार्ट मूव मैं इसको कहूंगा रेदर देन ये धोखा। क्योंकि धोखा ना करके ये लोग क्या कर लेते, अगर ये इस्तीफा दे भी देते तब भी सरकार तो गिरने वाली नहीं थी, तो क्या करते। इससे अच्छा इन्होंने वहां पे रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई सरकार में रहते हुए भी इन्होंने अगर अपने समाज के लोगों की बात की होगी तो वो अब चुनाव में उसको भुनाएंगे। जाके चुनाव में लोग पूछेंगे ना कि जब आप सरकार में थे तो आपने क्या किया। अब जिस जाति के जो नेता हैं उसके वोटर उससे सवाल भी तो पूछेंगे कि आपने क्या किया था वहां रह के, तो उसका जवाब देंगे वो लोग। सर एक अभी चतुराई वाला शब्द आया और एक स्मार्टनेस वाला जो शब्द आया, जिस तरीके से चंद्रशेखर ने भी एक पब्लिक के साथ स्मार्टनेस दिखाई और कह रहे थे भी हम अपने बलबूते पे काम करेंगे, सरकार बनाएंगे, और फिर वो जाके किसी के चरणों में चले जाते हैं कि ना बड़ा भैया है, वो बड़ा भैया छोटा भैया मान के राजी नहीं है। आप अपने आप में बेफजल में बड़ा भैया, अब छोटे छोटे समुदायों से छोटे छोटे गठबंधन लेके आप कह रहे हैं कि हम अपने सेल्फ चुनाव लड़ेंगे। देखिए राजनीति में कोई जो है ना एकदम से रातों रात कोई सीएम पीएम नहीं बनता है ना, वो बहुत एक्सीडेंटल चीजें होती हैं, ऐसे नहीं बनता है। तो सब लोग जीरो से ही शुरू करते हैं, वहीं से जाके अपनी राजनीतिक करियर को शुरू करते हैं और इस तरह के मौके सबके साथ आते हैं। हम अन्य पार्टियों का भी इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो विरोधी विचारधारा के साथ भी उन्होंने सरकार बनाई और तमाम लोगों के साथ समझौते भी हुए हैं। तो उनका व्यक्तिगत फैसला है कि वो किसके साथ जाएं।
अभी चूंकि चंद्रशेखर आजाद तो जीरो से शुरू कर रहे हैं ना, तो अगर वो गठबंधन में जाते और वो गठबंधन में अगर उन्हें उचित सम्मान मिलता, सही सीटें मिलती और जिस वर्ग के प्रतिनिधित्व की वो बात करते हैं अगर उनको प्रतिनिधित्व मिलता, तो उनके लिए तो वो गेन पार्ट था ना, वो कुछ हासिल करते उससे और स्थापित हो जाते। कल को अगर सरकार बन जाती तो मंत्री बन जाते और उनके कुछ विधायक भी जीत जाते, तो उनको तो कुछ हासिल होता। इसलिए उनके साथ गठबंधन में जाना जरूरी था। अब अकेले दम पे आप देखिए कि बसपा की अपनी वोट बैंक है, बहन जी का कद का नेता भारत में ही नहीं है, यूपी में तो आप जी भारत में नहीं है, तो उनके लिए तो चुनौती एक लंबी चुनौती है ना। तो उसमें अपने आप वो लड़ेंगे, वो अपने आप को स्थापित कर रहे हैं राजनीति में, तो सबको आजादी है अपने चुनाव लड़ने की। आप उनका क्या फैसला वो खुद जानते हैं। लेकिन अगर वो गठबंधन में जाते तो उनको उनके लिए कुछ हासिल होता। उसमें उनकी बात नहीं बनी। अब बात नहीं बनी तो आदमी क्या करेगा, चुनाव तो लड़ेगा ना। तो वो अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या परिणाम रहता है वो समय बताएगा, लेकिन अपने आप को वो कोशिश कर रहे हैं। सर, आप थे सुमित चौहान जी, जो चुनाव विश्लेषण पे जो बात हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि आज जो छुटपुइया जो नेता कहते हैं, आज जो समाज को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे, आज वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं और जो समाज की बात करते हैं वो समाज को कहीं ना कहीं सौदा करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो धराशायी हो गए हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय भीम।